आखिर क्यों चीन ने अचानक से अपने रेगिस्तान में छोड़े 12 लाख खरगोश? इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या है चीन का सीक्रेट प्लान? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश। दोस्तों, चीन की सरकार अपने फायदे के लिए इंसानों को ही कठपुतलियों की तरह नचाती है, तो फिर बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल करने से कैसे पीछे रह सकती है? इसलिए पहले उन्होंने मुर्गियों को फैक्ट्री में ब्रीड करना शुरू किया, फिर सांपों की खेती की और अब खरगोश के साथ उनका काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसकी सच्चाई हैरान कर देने वाली है। दरअसल आज से करीब 30 साल पहले 90 के दशक में चाइना का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि देश की कुल जमीन का 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लगभग 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते चीन का रेगिस्तान का इलाका 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा चीन की 44% जमीन डीपीआर यानी डेजर्टिफिकेशन प्रोन जोन में पहुंच चुकी थी, यानी बंजर हो चुकी थी, और रेतीले रेगिस्तान धीरे धीरे अपनी सीमाएं बढ़ा रहे थे। अब ये रेतीली जमीन ना तो बारिश लाने में सहायक है और ना ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। इसी वजह से चीन में प्रदूषण बढ़ता चला गया, पानी की कमी होने लगी और शहरी इलाकों में भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि गांव में रहने वाले करोड़ों लोग शहरों में माइग्रेट कर रहे थे। चीनी अथॉरिटीज की रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन इस डेजर्टिफिकेशन से चीन को हर साल 54 बिलियन युआन यानी करीब 63,400 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा था। वहीं से चीन की 30% जनता यानी 40 करोड़ लोगों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो 200 से 300 सालों में चीन एक रेगिस्तानी देश बन जाता, जबकि बाकी रेगिस्तानी देशों की तरह इसके पास तेल के कुएं भी नहीं है। यानी अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर कहा जाने वाला यह देश पूरी तरह बर्बाद हो जाता। न खेती बाड़ी बचती, ना ही पीने के लिए पानी। यहाँ तक कि चीन अथॉरिटीज ने ऐसे अनुमान भी लगा लिए थे कि बढ़ते रेगिस्तान की वजह से वो दुनिया का सबसे गरीब देश भी बन सकता है। ऐसे में कुछ बड़े कदम उठाना जरूरी थे, इसलिए चीन अथॉरिटीज ने सबसे साधारण तरीके यानी कि फॉरेस्टेशन को अपनाया। तो इसके तहत रेगिस्तानी जमीन पर लाखों की संख्या में पेड़ उगाए जाते हैं, ताकि रेतीली जमीन को बांधा जा सके और रेगिस्तान के एक्सपेंशन की रफ्तार को कम किया जा सके। लेकिन कई सालों तक कोशिश करने के बावजूद ये काम नहीं आ रहा था। तभी चीनी अथॉरिटीज वहां के नामी साइंटिस्ट कियान ह्यूजेन के सामने मदद की गुहार लगाती है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर चाइना में फैल रहे रेगिस्तान की डिटेल स्टडी करते हैं और अनोखी तरकीब पेश करते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें उस रेगिस्तानी एरिया को जंगली इलाकों जैसा इकोसिस्टम देना होगा। लेकिन इसके लिए पैसे और मैन पावर की जरूरत थी, ताकि इस प्रक्रिया से लोगों की आमदनी भी हो और इस लंबे समय तक किया जा सके। ऐसे में चीनी सरकार ने कई बड़े व्यापारियों को इस भूली बिसरी बंजर जमीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना लिया और 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन में जंगल बनाने के लिए 750 मिलियन युआन फंड्स इकट्ठा किए। यानी चाइनीज अथॉरिटीज को पैसे मिल चुके थे, उन्होंने पेड़ पौधे उगाने के लिए टीम बना ली थी। अब जरूरत थी साइंटिस्ट कियान ह्यूजेन की बताई गई प्रोसेस फॉलो करने की, ताकि एक इकोसिस्टम बनाया जा सके, जिसमें मुख्य 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। पहली टेक्निक थी फॉरेस्ट्री। आपने देखा होगा कि एक जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे की स्पीशीज होती है, लेकिन चीनी अथॉरिटीज गलती ये कर रही थी कि वो एक इलाके में 10,001 जैसे पेड़ लगा रही थी, लेकिन अब उन्होंने पूरे इलाके में हजारों तरह के अलग अलग पेड़ पौधों और घास को लगाना शुरू किया, ताकि वो इलाका पूरी तरह से असली जंगल जैसा दिख सके। हालांकि यहाँ वो पेड़ पौधा चुनना जरूरी थे जो रेतीली जमीन में उग सके, इसलिए प्रॉपर रिसर्च करके पेड़ पौधे लगाए गए। साथ ही ऊपरी लेयर में नदी के किनारे वाली गीली मिट्टी भी डाली गई, उच्च गुणवत्ता वाला खाद डाला गया और कुछ लोगों को इन पेड़ पौधों को रोजाना पानी देने की ड्यूटी पर लगाया गया। दूसरा कदम था एग्रीकल्चर, क्योंकि सिर्फ पेड़ पौधे लगाकर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता था, बल्कि यहाँ से लोगों को रोजगार मिलना भी जरूरी है। और चीन की आबादी भी तो काफी ज्यादा है, इसलिए आसपास के गांव के किसानों को इस जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें उस तरह की फसलों की खेती करने को कहा गया जो रेतीली जमीन कम पानी में पनप सके। इस तरह पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई, अब एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया और अब इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए एक आखिरी प्रक्रिया बाकी थी, जो थी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन।
क्योंकि बिना जानवरों के लिए जंगल का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत में हम किस जानवर को इन जंगलों में छोड़े। तो इन रेगिस्तानों में इन्वेस्टमेंट करने वाले बिजनेसमैन की रिसर्च टीम ने काफी डेटा को स्टडी किया और आखिर में खरगोश को चुना, क्योंकि आम खरगोश ये कोई नहीं है, बल्कि ये फ्रांस में पाया जाने वाला रेक्स प्रजाति का रैबिट है। दरअसल चीन को ऐसे पशु की जरूरत थी जो इस सूखी जमीन पर पनप सके और यहाँ के इकोसिस्टम को बूस्ट कर सकें और उसकी ब्रीडिंग भी आसान हो। और रेक्स रैबिट इन सभी क्वालिटीज पर खरा उतर रहा था, जिसके लिए फ्रांस से लाखों की संख्या में रेक्स रैबिट्स को चीन लाया गया और फिर इस रेगिस्तानी जमीन पर उनकी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन शुरू किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस जगह पर खेती करने वाले किसान ही रेक्स रैबिट्स का पशुपालन भी कर रहे थे ताकि उनकी भी आमदनी बढ़ सके। लेकिन रैबिट्स को पालने से भला आदमी कैसे आमदनी अपनी बढ़ा सकता है, तो इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये जो रेक्स रैबिट होते हैं, इनकी खासियत होती है कि ये घास की जड़ों को तराशता है, जिसके लिए ये जमीन के मिट्टी में खुदाई करके सुरंगें बनाता है, फिर उनमें जाकर नीचे से घास की जड़ों को चरना शुरू कर देता है। इसकी इस हरकत से जमीन और ज्यादा उपजाऊ होती है, और उपजाऊ जमीन होगी तो पुराने प्लांट्स से जो सीड्स यानी बीज गिरेंगे वो भी अपने आप उगने लगेंगे। फॉरेस्टेशन की प्रोसेस बूस्ट हो जाएगी, यानी कि खुदाई करना एक तरह से हल चलाने जैसा काम है, और जल्द ही चीन को इसका फायदा भी दिखा। तो जब इन रैबिट्स को छोड़ा गया था तो शुरुआत में इनके लिए 100 किलोमीटर की जगह फाइनल की गई, और उस 100 किलोमीटर रेगिस्तान में सिर्फ 3% या 3 किलोमीटर लैंड एरिया में ही वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे थे। मगर कुछ सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 84% तक पहुंच गया, यानी 100 किलोमीटर में 84 किलोमीटर जमीन उपजाऊ हो गई, जहां घास, पेड़ पौधे और फसलें पनप रही हैं। इसके अलावा इस प्रजाति के खरगोश की ब्रीडिंग कैपेसिटी किसी भी रैबिट से ज्यादा होती है, यानी एक मादा रेक्स रैबिट साल में करीब 40 बच्चे को जन्म देती है, जिसका फायदा यह है कि जब ये रेक्स रैबिट बढ़ेंगे तो इनकी फर यानी बालों वाली ऊपरी खाल जो होती है उसे काफी महंगे दामों पर बेचा जाता है, इसलिए उन्हें रेक्स हेयर रैबिट भी कहा जाता है। वहीं इन रैबिट के मीट को भी चाइना के साथ विदेशों में बड़े पैमाने पर कंज्यूम किया जाता है। इसका फायदा ये हुआ कि जो किसान रिस्क लेकर इस बंजर जमीन पर खेती और पशुपालन करने आए थे, उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। ऐसे में और किसान भी इस तरफ अट्रैक्ट हुए और चाइना की रेगिस्तानी जमीन पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री करने के लिए प्रेरित हुए, और धीरे धीरे चीन ने बंजर जमीन को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया और एक नया इकोसिस्टम डेवलप हो गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने जो ये नया इकोसिस्टम बनाया वो ज्यादातर रेगिस्तान के किनारों पर ही बन रहा है, जो एक तरह से रेगिस्तान की बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, और रेगिस्तान के फैलने की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। आने वाले सालों में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ समय में ही ये 12 लाख खरगोश बढ़कर 18 लाख हो जाएंगे, जो फॉरेस्टेशन की प्रोसेस को और तेज कर देंगे। फिर धीरे धीरे इन जंगलों में बाकी जानवरों को भी छोड़ा जाएगा। दोस्तों, इस तरह चीन ने यह साबित कर दिखाया कि रेगिस्तान की बंजर जमीन को भी हरा भरा बनाया जा सकता है, जिसके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से लेकर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने तक ढेर सारे फायदे होंगे। और भारत भी ऐसी कई तकनीक को अपनाकर अपने रेगिस्तान को घने जंगल में बदलने की मुहिम छेड़ सकता है। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।